हेलो स्टूडेंट। जो हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज मैंने बताया था कि एक क्लास और लगेगा, यानी कि एक लेक्चर और, जिसमें हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है बच्चों, वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पर किस टाइप का रोल प्ले किया, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम भी उसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया का रोल रहा और इंडिया ने कैसा रोल प्ले किया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं जरा, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, यानी कि भारत तथा शीत युद्ध। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है। एज अ लीडर ऑफ नेम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर was twofold. At one level, it took particular care in staying away from the two alliance. कहने का मतलब यह है कि शीत युद्ध के दौरान इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पर अपनी दो तरीके से अपना रोल प्ले किया था। कौन से दो तरीके थे वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले एज ए लीडर ऑफ नेम, यानी कि आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया मेन रोल था, इंडिया की हेल्प से ही ये बना था। तो क्या था, एज ए लीडर ऑफ नेम इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंस, यानी कि इंडिया ने अपने आप को दोनों ही सुपर पावर से दूर रखा। ना तो इंडिया यूएसएसआर का हिस्सा बना और ना ही इंडिया यूएसए के साथ गया, दोनों से अपने आप को दूर रखा। और इसी वजह से इंडिया ने किसको प्रमोट किया बच्चों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दैट मींस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। इंडिया के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया, पहली चीज। सेकंड क्या था बच्चों, इट रेज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने क्या किया, छोटे कंट्रीज को जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे उनको भी यहां पर जाने से रोका, यानी कि दोनों सुपर पावर से दूर रखा इंडिया ने। इंडिया का कहना था कि अगर ये छोटे देश इनसे दूर रहेंगे तो ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन कर सकते हैं। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी ना तो प्रॉपर नेगेटिव थी और ना ही पैसिव थी। इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच के साथ वर्ल्ड के अंदर जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसको काफी कम करने की कोशिश की, ताकि इस चीज को रेगुलेट किया जा सके, ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से इंडिया का जो रोल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला। कहां पर बच्चों, कोल्ड वॉर के टाइम पर। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं आगे, ध्यान से सुनना। तो ये तो था इंडिया का रोल जो यहां पे देखने को मिला। इसके साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया ने कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशंस चल रही थी। तो इंडिया ने यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही टेंशंस को भी कम करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके बीच में टेंशंस को रिड्यूस करने का काम किया, उनको कम करने का काम किया। इसके साथ साथ इंडिया के जो उस टाइम के लीडर्स थे, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कई मामलों में क्या किया, कई मामलों में जाकर इंटरनेशनल अफेयर्स में दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट थे उन कन्फ्लिक्ट को कम करने की काफी ज्यादा कोशिश की। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड इंडिया प्ले देयर एक्टिव रोल इन दी फॉरेन अफेयर्स, यानी कि इंडिया ने क्या कोल्ड वॉर के टाइम पर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहां पर, कोल्ड वॉर के टाइम पर। और इस टाइम पर उसने सबसे ज्यादा प्रमोट किया किसको, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया इंडिया के थ्रू। तो यहां पे देख लो एक बार, हिंदी में भी यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया का रोल था। तो जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, भारत और शीत युद्ध क्या बताया गया है। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान भारत ने अपने आप को दोनों ही महाशक्तियों की गुटबंदी से दूर रखा और कई विशेष कार्य किए। कहने का मतलब, कोल्ड वॉर के टाइम पर
इंडिया गुटनिरपेक्ष का सबसे बड़ा नेता था, और गुटनिरपेक्ष नेता के रूप में इंडिया का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा सकारात्मक था। कैसे था देखते हैं जरा। सबसे पहले भारत ने शीत युद्ध के विवादात्मक दौर से तीसरी दुनिया के देशों से अपील की कि वह महाशक्तियों से अपने आप को दूर रखें। कहने का मतलब क्या है कि शीत युद्ध के विवादात्मक दौर में भारत के द्वारा नव स्वतंत्र देशों से, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग दोनों महाशक्तियों से दूर रहें। जब आप लोग दोनों महाशक्तियों से दूर रहेंगे तो आप अपनी विदेश नीति का निर्माण अपने अनुसार कर सकेंगे। आपको इनसे दूर रहना है और इनके दबाव से बाहर रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, शीत युद्ध के समय कई देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कहने का मतलब क्या है, शीत युद्ध के दौरान यूएसए, यूएसएसआर तथा विश्व के अनेक देशों में विवाद चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के द्वारा उन देशों के बीच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाया गया और एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई, ताकि उन देशों के बीच में क्या सके, ताकि कोल्ड वॉर के टेंशन को कम किया जा सके। और लास्ट में तीसरी दुनिया के देशों को एक अलग विकल्प प्रदान किया। कहने का मतलब, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड था, यूएसए की तरफ और यूएसएसआर की तरफ। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या किया, भारत के द्वारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों को एक नया विकल्प दिया, जिसकी सहायता से, जिसमें रहकर वह अपनी विदेश नीति का निर्माण कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि भारत ने शीत युद्ध के समय अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई, ताकि दोनों महाशक्तियों के बीच होने वाले विवाद को कम किया जा सके, विवाद का समाधान किया जा सके। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत ने अपने हित किस प्रकार साधे। यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उससे भारत की हित किस प्रकार साधे, किस प्रकार भारत ने अपने हितों को पूरा किया। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज देखो। सबसे पहले, नाम के कारण भारत अपने निर्णय तथा विदेश नीति का निर्माण बिना किसी दबाव में आए कर सका। पहली चीज आपको पता है, ड्यू टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ सुपर पावर्स। कहने का मेरा मतलब क्या है कि नाम के कारण, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कारण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही भारत अपने निर्णय बिना किसी दबाव में आकर ले पाया। अगर भारत यूएसए के साथ चला जाता या यूएसएसआर के साथ चला जाता तो क्या आप बताओ वो अपने निर्णय ले पाता? तो आंसर होगा नहीं ले पाता। दैट इज वाई इंडिया ने क्या बनाया, इंडिया ने बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से ही इंडिया अपनी विदेश नीति का निर्माण बिना किसी दबाव में आकर अपने अनुसार कर सका। पहली चीज, तो इससे उसको फायदा हुआ, गुटनिरपेक्ष से इंडिया के हित सधे। दूसरा, नेम की सहायता से भारत इस स्थिति में रहा कि अगर एक महाशक्ति उसे नजरअंदाज करे तो भारत दूसरी दुनिया की तरफ जा सके। भारत ने इस दौरान अपने आप को इस स्थिति में रखा कि वह अपने राजनीतिक व आर्थिक लाभ साध सके। कहने का मतलब, ध्यान से सुनना। दूसरी चीज इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखा कि अगर मान लो अमेरिका इंडिया को इग्नोर करता तो इंडिया यूएसएसआर के साथ चला जाता, और यूएसएसआर इंडिया को इग्नोर करता तो इंडिया अमेरिका के साथ चला जाता। इंडिया ने खुलकर कभी ये नहीं कहा कि इंडिया प्रॉपर यूएसए की तरफ है या यूएसएसआर की तरफ है। इंडिया ने एक संतुलित रूप अपनाकर, एक बैलेंसिंग पॉलिसी को अपनाकर अपना डेवलपमेंट किया और दोनों ग्रुपों से सहायता लेता रहा। ठीक है, दोनों ग्रुपों से सहायता लेता रहा। इस तरीके से इंडिया अपने हित साधने में प्रॉपरली सफल रहा, इंडिया अपने आप को डेवलप करने में प्रॉपरली सफल रहा ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो एक बार यहां पे एक लिस्ट में भी देख लो, नॉन अलाइन पोस्टर ऑल्सो सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन एट लीस्ट टू वेज। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि किस तरीके से इंडिया नॉन अलाइनमेंट की हेल्प से अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में सफल रहा। पहला मैंने आपको बताया था, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टैंड्स डेट सर्व इट्स इंटरेस्ट रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर।
कहने का मतलब है कि नॉन अलाइनमेंट की वजह से ही इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सका, ना कि सुपर पावर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर सोचो इंडिया, यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। सोचो अगर इंडिया नॉन अलाइनमेंट का पार्टिसिपेट ना बन के किसी सुपर पावर के अंदर चला जाता तो क्या होता? क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण इंडिपेंडेंटली कर पाता? क्या अपने आप को इंडिपेंडेंट रख पाता? क्या अपनी सॉवरेनिटी को बचा पाता? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बनाई, जिससे कि वह अपने डिसीजंस अपने आप ले सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों, मैंने तुम्हें बताया इंडिया वॉज ऑफन अवेल, क्या है यहाँ पे देख लो एक बार, ये वही है, मैं आपको बता चुका हूँ ये, कि इंडिया ने अपने आप को इस सिचुएशन में रखा, बैलेंस की सिचुएशन में रखा, दोनों सुपर पावर के बीच में बैलेंस बना के रखा। अगर इंडिया को लगता कि यूएसएसआर इग्नोर कर रहा है तो इंडिया यूएसए की तरफ चला जाता, और यूएसए इग्नोर कर रहा है तो इंडिया यूएसएसआर की तरफ चला जाता, जिससे कि इंडिया ने अपने आप को बैलेंस सिचुएशन में रखा और किसी भी सुपर पावर को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि इंडिया किसका पार्ट है। ना तो इंडिया प्रॉपर अमेरिका के साथ गया और ना ही इंडिया प्रॉपर किसके साथ गया, यूएसएसआर के साथ गया। तो होप्स हो कि बच्चों अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंडिया कैसे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में रहा। अब ध्यान से सुनना, अब तो ये होगी बात, इसके अलावा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसकी आलोचना की जाती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। हियर बी may refer to only two criticism। यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के दो क्रिटिसिज्म बताए गए हैं, जिसकी वजह से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों होना पड़ता है। यहाँ हम कम से कम चार रीजन जानेंगे, दो रीजन ये और दो मैं और बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या रीजन है बच्चों? पहला है द फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। कहने का मतलब कुछ लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो नॉन अलाइनमेंट है उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि अनप्रिंसिपल्ड है, इसका कोई अपना प्रिंसिपल नहीं है, इसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम पर कई सारे इंटरनेशनल अफेयर्स से अपने आप को दूर रखा है और इसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड है, इसमें कोई प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है। पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या है वो क्रिटिसिज्म? कुछ लोग क्या कहते हैं, इट इज सजेस्ट दैट इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर फॉर जॉइनिंग अलायंस। इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द यूएसएसआर फॉर 20 ईयर्स। कहने का मतलब इसमें कहा गया है कि इंडिया ने क्या किया, एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रोल प्ले किया। इंडिया ने क्या किया, दूसरे देशों को तो दोनों सुपर पावर से दूर रखा, इंडिया ने दोनों देशों को सुपर पावर से दूर रखा और खुद ही 1971 में 20 इयर्स के लिए यूएसएसआर से यानी कि सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। तो वो लोग कहते हैं कि खुद दूसरों को तो क्रिटिसाइज करता है कि आप लोग पार्टिसिपेट ना करें, दोनों सुपर पावर से दूर रहें, और खुद ने ही क्या कर लिया, खुद ने ही यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। तो फिर ये कहां से अच्छी हुई? तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। तीसरा जो क्रिटिसिज्म का रीजन है बच्चों वो है क्या, नो कॉपरेशन। जब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बनी थी तो क्या बोला गया था कि एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, लेकिन कभी भी इन देशों के बीच में कॉपरेशन देखने को नहीं मिला। कभी भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के जो मेंबर थे उनके बीच में कॉपरेशन देखने को नहीं मिला। जैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, इंडिया की मदद के लिए कोई भी नॉन अलाइनमेंट कंट्री नहीं आया। 1965 में वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान, कोई भी नहीं आया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान हुआ, कोई किसी ने भी हेल्प नहीं की। तो इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को आए दिन क्रिटिसाइज किया जाता है, आए दिन इसको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है बच्चों, जो कि अपने आप में इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। अब आप एक बार यहां देख लो, क्या है ये, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। तो किस तरीके से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना हो रही है ये जान लो यहाँ पे। तो देखो जरा कैसे यहाँ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को। तो देखते हैं जरा, ये देखो,
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्या है? कहने को तो गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत ने अपने हित कई प्रकार से साधे, लेकिन इसके बावजूद भी गुटनिरपेक्षता की नीति को कई प्रकार से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। जैसे सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। सबसे पहला क्या बोला गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत ने अपने हित साधने के नाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को दूर रखा। यानी कि यहाँ पर आलोचक कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अपना कोई सिद्धांत नहीं है, ये बिल्कुल सिद्धांत विहीन है। और सिद्धांत विहीन होने के कारण भारत ने कई मामलों में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखा, जिसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। तो हम देख रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना। तो मैंने बताया था कि पहला सिद्धांत विहीन है। दूसरा मैं बता रहा था, आलोचक कहते हैं कि भारत इससे दूसरे देशों को तो गुटों में शामिल होने से रोकता है, जबकि खुद ने अपने लाभ के लिए 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि हस्ताक्षरित की। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि भारत ने कहने को तो अपने आप दूसरे देशों को महाशक्तियों के साथ जाने से रोका, लेकिन खुद ही 1971 में अपने लाभ के लिए यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय मित्रता संधि हस्ताक्षरित कर ली। इसी के साथ गुटनिरपेक्ष देशों ने सहयोग के सिद्धांत का कभी भी पालन नहीं किया। अभी मैंने बताया 1962 में भारत चीन युद्ध के समय किसी भी गुटनिरपेक्ष देश ने भारत का सहयोग नहीं किया। इसी के साथ 1979 में नेम की क्यूबा में हुई बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री का भाग न लेना, इन सारे रीजंस की वजह से ये कहा जा सकता है, ये आलोचकों के द्वारा कहा गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहने को तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये भी आलोचनाओं से घिरा हुआ है। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म है जो हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये तब पूरा एनालाइज इस चैप्टर का। इसके बाद 1-2 चीज़ और है वो मैं आपको और बता देता हूँ जो 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक पहला है ट्रूमैन सिद्धांत और दूसरा है मार्शल प्लान। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रूमैन सिद्धांत का मतलब क्या है? 1947 में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यूएसए के राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा चलाई गई नीति, यानी कि 1947 में लगातार यूएसएसआर का कम्युनिज्म सोशलिज्म लगातार फैलता जा रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा चलाई गई नीति को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। कहने का मतलब है कि 1947 में बढ़ते साम्यवाद यानी कि सोशलिज्म के बढ़ते इम्पैक्ट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा चलाई गई इस नीति को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। क्लियर? उसके बाद दूसरा है यहाँ पे मार्शल प्लान। मार्शल प्लान का मतलब क्या है? तो यहाँ ये कब आया? 1948 में। इसमें क्या था? पश्चिमी यूरोप के, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पश्चिमी यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण के लिए, मतलब पश्चिमी देशों को दोबारा से डेवलप करने के लिए अमेरिका के द्वारा दी गई आर्थिक मदद को, अमेरिका ने पश्चिमी देशों के निर्माण के लिए एक बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद दी, बड़ी मात्रा में पैसा दिया। उसी आर्थिक मदद को किस नाम से जाना गया? उसी आर्थिक मदद को यहाँ पर मार्शल प्लान के नाम से जाना गया, जो कि 1948 में अमेरिका के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो होप्स हो कि अब आपको ये दोनों कंसेप्ट भी समझ में आ गए होंगे, ट्रूमैन सिद्धांत और आपका मार्शल प्लान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक और है, इसको और कर लेते हैं, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब है ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, यानी कि हथियारों के नियंत्रण के लिए लाई गई संधियां। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको 3 ट्रीटी पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि LTBT। क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे LTBT को, ये क्या है समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, समझना, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। क्या है? बैंड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन द आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। दिस ट्रीटी साइंड बाय USA, UK and USSR in Moscow on 5 अगस्त 1963। कहने का मतलब यह है
1963 में हथियारों को लिमिट करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर और यूके के द्वारा एक ट्रीटी की गई, एक संधि की गई जिसका नाम था लिमिटेड टेस्ट वेन ट्रीटी। इस संधि के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविजन किए गए कि अब कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट ना तो एटमॉस्फेयर में करेगा यानी कि वातावरण में करेगा, ना ही आउटर स्पेस में करेगा, अंतरिक्ष में करेगा, और ना ही अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए ये ट्रीटी लाई गई और इस ट्रीटी का नाम था टेस्ट वेन, लिमिटेड टेस्ट वेन ट्रीटी। ठीक है, लिमिटेड टेस्ट वेन ट्रीटी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगली जो ट्रीटी है वो क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी। ध्यान से सुनना, इस ट्रीटी में क्या प्रोविजन किया गया था कि allows only the nuclear weapons state have nuclear weapons and stops the others from acquiring them। कहने का मतलब ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी लाई गई कब? 1967 में। इस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि जनवरी 1967 तक जिस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, ठीक है, जनवरी 1967 तक जिस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, ठीक है, आगे कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी। इस ट्रीटी को साइन किया गया 1 जुलाई 1968 में मॉस्को के अंदर, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। यानी कि इन 5 देशों ने मिलकर ये ट्रीटी की। और इस ट्रीटी में, इस संधि में क्या था कि जिस देश ने 1 जनवरी 1967 तक अपने परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, ठीक है, आगे कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। इस ट्रीटी को साइन किया गया 1 जुलाई 1968, ठीक है, बाय 5 मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सी पावर थी ये 5? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, बाद में इस ट्रीटी को 1995 तक बढ़ा दिया गया कि 1995 तक जो अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लेगा, ठीक है, आगे कोई नहीं करेगा। तो ये सारे प्रोविजंस इस ट्रीटी के अंदर किए गए। एक बात याद रखना, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया का कहना है कि ये ट्रीटी क्या करती है? डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है कि 5 कंट्रीज, उस टाइम पर सिर्फ 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आप लोगों को अलाउ किया जा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं किया जा रहा? इस वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी के प्रोविजन को मानने से मना कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। 1 से 2 बार इसको देखोगे तो आपको अच्छे से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम यानी कि कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें आगे देखेंगे कि अगला चैप्टर क्या है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा। उसके बाद हम इसको बाइंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर सेकंड, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। समझेंगे कि किस तरीके से बायोपोलैरिटी का अंत हो जाता है और फिर पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर यानी कि अमेरिका के अकॉर्डिंग चलता है। तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसको पढ़ते रहिए, 1 से 2 बार देखिए ताकि अच्छे से ये आपको कंप्लीट हो जाए। नोट्स बनाइए छोटे छोटे और उनको रिवाइज करिए ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।